डेटाबेस बेसिकली एक स्ट्रक्चरल वे है। उसमें डेटाबेस में अलग अलग टेक्नोलॉजीज है। CSQL, बाद में MongoDB, बाद में NoSQL में Django सर्वर भी हम यूज़ करते हैं डेटाबेस के लिए। तो ऐसे अलग अलग टेक्नोलॉजी में तो हम इजी वे से डेटा स्टोर भी कर सकते हैं, उसको रिट्रीव गेट भी कर सकते हैं। तो सिर्फ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट यूज करके हम सिंपल वेब कोई भी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा एक फ्रेमवर्क पिकअप कर लो जावास्क्रिप्ट के रिगार्डिंग। जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे फ्रेमवर्क, रिएक्ट उठा लो। वो फ्रेमवर्क बेसिकली क्या करते हैं, बट जो फ्रेशर है, जो अभी अभी पास आउट होकर निकला है, वो लड़का क्या सोचता है कि हम रिएक्ट की साइड जाएंगे, क्योंकि रिएक्ट इजी टू लर्न है। एंगुलर में थोड़ा सा टाइम जाता है। ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारी जगह मैंने खुद देखा है कि मैकेनिकल के स्टूडेंट, सिविल्स के स्टूडेंट, मतलब उनको जैसा चाहिए वैसा परफॉर्मेंस जॉब नहीं मिल रही है, अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है। वो 1-2 साल स्टार्टअप कंपनी में काम करते हैं, बाद में आईटी के कोर्स करके आईटी में अच्छी जगह पोजीशन ले लेते हैं। अगर हम ओनली मैंने भी एज अ फ्रंट एंड डेवलपर ही काम किया है, मैं बैक एंड की तरफ ज़्यादा गया ही नहीं। अभी मतलब छोटे मोटे काम करता हूँ Node.js बैक एंड पे, बट ज़्यादा मेरी एक्सपर्टीज़ फ्रंट एंड में ही है। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, सिंपली HTML CSS भी अच्छे से आ गया तो वेब डिज़ाइनर करके एक जॉब है, इजीली हम जॉब गेट कर सकते हैं। Welcome to Educations and Beyond with ABC Training. My name is Vaishnavi Radwar. My designation is Junior Software Engineer at ABC Trainings. मेरे साथ हैं आज सर, IT एक्सपर्ट विठल सर। वेलकम सर। थैंक यू। तो बेसिकली मैं मेरा इंट्रोडक्शन सबसे पहले करवा देना चाहता हूँ। मेरा नाम है विठल गाडेकर और मैं एक IT ट्रेनर हूँ ABC ट्रेनिंग में। और तो मेरी एक्सपर्टीज़ है फुल स्टैक में। तो आज इस पॉडकास्ट में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि फुल स्टैक के बारे में कैसे हम काम कर सकते हैं, कैसे हम आगे अपॉर्चुनिटीज़ है डिफरेंट IT में क्या क्या एक्सपर्टीज़ है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो फर्स्ट तो आप फुल स्टैक क्या है वो बताइए सर। ओके, तो बेसिकली फुल स्टैक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले IT क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, वो सबसे पहले हमें समझना होगा। क्योंकि हम देखते हैं अभी ChatGPT आया है, लेटेस्ट में चाइना ने DeepSeek AI निकाला है। तो अलग अलग AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये IT के अंदर आता है, तो वो हर जगह ऑटोमेशन होते जा रहा है। तो इसलिए IT की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। वो किस तरीके से आगे चल के हमें फ़ायदेमंद रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, तो IT सेक्टर एक ऐसा है कि इसमें अलग अलग पहलू होते हैं, जैसे कि फुल स्टैक हो गया, कोडिंग हो गई, टेस्टिंग हो गई, बाद में डेवऑप्स हो गया, बाद में उसके बाद होता है डिप्लॉयमेंट। अलग अलग फेजेस होते हैं। तो फुल स्टैक अगर जानेंगे तो हम सबसे पहले उसमें फ्रंट एंड आता है, बाद में बैक एंड आता है, बाद में आता है डेटाबेस। तो ज़्यादातर फ्रंट एंड में यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी है वो है हमारी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। ओके, ज़्यादातर यूज़ होने वाले जो फ्रेमवर्क्स है उसके लिए हम फ्रेमवर्क्स यूज़ करते हैं, जैसे कि रिएक्ट हो गया, एंगुलर और बहुत सारे ऐसे Vue.js। ओके, तो मैंने ज़्यादातर काम किया है एंगुलर पे। ओके, एंगुलर और रिएक्ट उसमें मेरी एक्सपर्टीज है। ये सभी फ्रंट एंड के लिए लगने वाले टेक्नोलॉजी है। तो फ्रंट एंड और बैक एंड और डेटाबेस इन सबको मिला के फुल स्टैक एक रेडी होता है, उसको हम फुल स्टैक बोलेंगे। ओके तो हाँ, तो फुल स्टैक डेवलपर का रोल कंपनी में फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों भी संभालना ये होता है। ओके सर, तो वेब डेवलपमेंट और फुल स्टैक इसमें डिफरेंस क्या है? वेब डेवलपमेंट यानी सिर्फ फ्रंट एंड एप्लीकेशन हो गया, मतलब फुल स्टैक में दोनों भी चीज़ आती है, फ्रंट एंड विद बैक एंड। बट
अगर हम बात करें वेब डेवलपमेंट की, वेब डेवलपमेंट में सिर्फ फ्रंट एंड आएगा। ओके मतलब कोई भी उसमें कॉमन लैंग्वेज क्या करेगी, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। ठीक ओके, है। ऐसा है। ओके, तो बैकएंड कैसे प्रोवाइड करते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं बैकएंड में? तो बैकएंड में अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज यूज होती है, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस उसमें यूज होते हैं, जैसे कि जावा, PHP, ASP.NET, कोर जावा, C#, ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजीज बैकएंड में, पाइथन, ये सब बैकएंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। अगर सिंपल एक्सप्लेन अगर किया जाए फ्रंट एंड क्या है और बैक एंड क्या है, तो हम बता सकते हैं कि फ्रंट एंड में क्या होता है, सिर्फ हमें UI दिखती है। ओके, कोई भी अगर स्टूडेंट वगैरह एग्जाम फॉर्म भरते हैं, कोई भी अगर पुणे यूनिवर्सिटी का, मुंबई यूनिवर्सिटी का अगर लड़का है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वेबसाइट पे विजिट करेगा। विजिट करने के बाद वो क्या करेगा, वो पोर्टल पे लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद जो भी कुछ UI उनको दिखता है, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रंट एंड। वो सिर्फ फ्रंट एंड का पार्ट होगा। बट स्टूडेंट की डिटेल्स, उसने कब फॉर्म भरा था, ये स्टूडेंट फॉर्म सबमिट होने के बाद कहाँ पे जाएंगे, वो सभी चीज़ें क्या कौन संभालता है, बैकएंड संभालता है। और डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस में जो भी कुछ वैल्यूज रहेंगी, मान लो स्टूडेंट के रिकॉर्ड में क्या क्या वैल्यूज रहेंगी, स्टूडेंट का नेम हो गया, स्टूडेंट का रोल नंबर, ओके, एलिजिबिलिटी नंबर, उसके बाद सीट नंबर, ये सभी चीज़ें किस में आएंगी, अलग अलग फील्ड वो डेटाबेस में स्टोर करेगा। डेटाबेस बेसिकली एक स्ट्रक्चरल वे है, उसमें डेटाबेस में अलग अलग टेक्नोलॉजीज है, SQL, बाद में MongoDB, बाद में NoSQL में Django सर्वर भी हम यूज़ करते हैं डेटाबेस के लिए। तो ऐसे अलग अलग टेक्नोलॉजी में तो हम इजी वे से डेटा स्टोर भी कर सकते हैं, उसको रिट्रीव गेट भी कर सकते हैं। सिंपली इतना ही उसका काम होता है। तो SQL एक स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज है। तो SQL में क्या होता है, एक टेबल के फॉर्म में डेटा रहेगा। अगर डेटा SQL बहुत जगह यूज होता है बेसिकली। बाद में MongoDB देखा गया, तो Node.js के साथ बहुत जगह MongoDB यूज होता है। MongoDB में ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, एक जेसन के फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है, और SQL में टेबल के फॉर्मेट डेटा स्टोर होता है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग फुल स्टैक डेवलपर के रोल्स होते हैं। उसको बैकएंड भी संभालना पड़ता है, फ्रंट एंड भी संभालना पड़ता है एज अ फुल स्टैक डेवलपर को। ओके, और फुल स्टैक में करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है? फुल स्टैक में अगर करियर अपॉर्चुनिटी देखी जाए तो बहुत सारी है। अब अभी हम अगर फुल स्टैक अगर बन गए तो हमें फ्रंट एंड का भी नॉलेज आता है, बैक एंड का भी आता है, और डेटाबेस का भी आता है, तीनों का भी होता है। तो जैसे ही स्टूडेंट पास आउट होते हैं, पास आउट होने के बाद हम एज अ फ्रंट एंड डेवलपर रोल पे भी काम कर सकते हैं। ओके, या बैक एंड डेवलपर पे भी। सिंपली हमें ये 3 लैंग्वेज फ्रंट एंड डेवलपर के लिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट अच्छे से करनी होगी, और बैक एंड के लिए कोई भी एक टेक्नोलॉजी हम सीख सकते हैं, जैसे कि अपने हिसाब से Node.js, ASP.NET या कोर जावा, पाइथन, इसमें से कोई भी लैंग्वेज पिकअप कर लो। और डेटाबेस के लिए जो हमें कंफर्टेबल लगे SQL वगैरह, तो हम इजीली जॉब गेट कर सकते हैं। सिंपली अपना रिज्यूमे क्रिएट करो। रिज्यूमे क्रिएट करके फ्रेशर जैसे ही हम पास आउट होते हैं, पास आउट होने के बाद एक रिज्यूमे अच्छे से क्रिएट करना है। Naukri.com पे अपना 100% प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे एक्टिव कनेक्शंस बनाने हैं। वहाँ से हम अलग अलग HRs को, कंपनी के ओनर को रीच कर सकते हैं। वहाँ पे पोस्ट जॉब सेक्शन में जॉब भी मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे जगह पे हम अपना रिज्यूमे अपलोड करके इजीली फुल स्टैक डेवलपर जॉब अचीव कर सकता है। ओके सर, आपने ये फ्रंट एंड और बैक एंड के बारे में बताया, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन से है उसके बारे में कुछ कह सकते हैं? ओके, अभी अगर देखा जाए तो कुल मिला के 2500 अभी तक, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी अवेलेबल है। 2500 के आगे ही होगी, मतलब सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड, जैसे C++, जावा, ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में
सिंटैक्स वगैरह सिर्फ डिफरेंस रहता है, बाकी लॉजिक सेम ही रहता है। ओके, पर ज़्यादातर यूज होने वाली लैंग्वेज अभी के लिए है वो ट्रेंडिंग में चल रही है पाइथन, और उसके बाद जावा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी, सी प्लस प्लस, और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है, सी, सी प्लस प्लस, जावा। पर HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ओके, हम उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं गिन सकते। ऐसी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम डेली में देख सकते हैं। अलग अलग अपना अपने परफेक्ट जो रहता है कि भाई हमें किस में जाना है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी किसी को जावा पसंद है वो जावा करता है, किसी किसी को पाइथन पसंद है तो पाइथन कर सकता है। पर पाइथन में क्या है, सिंपल सिंटैक्स दिए जाते हैं, मतलब ज़्यादा हार्ड कॉम्प्लेक्स में नहीं रहता। अगर कोर जावा देखा जाए तो कोर जावा में प्रिंट करने के लिए system.out.println ऐसा लिखना पड़ता है, पूरा लिखना पड़ता है। पर पाइथन में क्या है, सिंपली प्रिंट लिखे तो पूरा प्रिंट हो जाता है। ऐसे अलग अलग लैंग्वेज। मेरी एक्सपर्टीज ज़्यादा जावास्क्रिप्ट में है, इसलिए मैं ज़्यादातर जावास्क्रिप्ट प्रेफर करता हूँ। नोड.js फ्रंट एंड के लिए एंगुलर और बैक एंड के लिए नोड.js ओके, प्रेफर करता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट के बारे में कुछ बताइए। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है बेसिकली। और जावास्क्रिप्ट की ही एक सुपरसेट लैंग्वेज बोल सकते हैं हम, वो टाइपस्क्रिप्ट। ओके, उसको हम एंगुलर में यूज करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली दुनिया में अभी 90% जितने भी वेबसाइट्स बनी हुई है वो सभी की सभी जावास्क्रिप्ट में बनी हुई है। आप यूट्यूब देख लो, आप गूगल की वेबसाइट देख लो, आप नेटफ्लिक्स कोई भी देख लो, वो सभी की सभी लैंग्वेजेस बनी गई हुई है, वो 90% जावास्क्रिप्ट में बनी हुई है। फ्रंट एंड यानी बना हुआ मतलब जावास्क्रिप्ट में, और 90% जो ब्राउजर्स है वो जावास्क्रिप्ट को ही सपोर्ट करते हैं। HTML CSS जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क हम कौन सा भी यूज़ करें उसको, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट यूज होता है। तो पहले क्या था, 2012 से पहले बैकएंड में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी। बैकएंड में अलग अलग लैंग्वेजेस थी, PHP थी, कोर जावा, पाइथन वगैरह ये सब। बट 2012 के बाद मार्केट में है नोड.js ने, मतलब जावास्क्रिप्ट तो फ्रंट एंड में यूज करते थे, पर बैकएंड में भी एज अ रन टाइम इन्वायरमेंट हम नोड.js की मदद से जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। ओके, जावास्क्रिप्ट बहुत पावरफुल लैंग्वेज है। वो अकेली लैंग्वेज ऐसी है जैसे कि वो फ्रंट एंड में भी यूज होती है और बैक एंड में भी यूज होती है ऐसे। ओके, तो जावास्क्रिप्ट के बारे में आपने बताया कि वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और टाइपस्क्रिप्ट एक नया है, मतलब उस पर डिपेंड ही। तो वर्डप्रेस क्या है सर? वो लेटेस्ट है, जो अभी चर्चे में तो वर्डप्रेस चल रहा है कि रेडीमेड UI प्रोवाइड करता है। हाँ, रेडीमेड UI प्रोवाइड करता है, बट उसका एक डिसएडवांटेजेस है। वो क्या रेडीमेड UI प्रोवाइड करता है, बट अगर सभी लोग अगर वर्डप्रेस यूज करने लगे तो सिमिलर UI सभी वेबसाइट का दिखेगा। पर HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज करके हम बेसिकली जैसे चाहिए वैसे CSS डाल के हम अपनी वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन वैसा बना सकते हैं। तो वो बहुत यूजफुल रहता है। तो सिर्फ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट यूज करके हम सिंपल वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा से अच्छा एक फ्रेमवर्क पिकअप कर लो जावास्क्रिप्ट के रिगार्डिंग। जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे फ्रेमवर्क, रिएक्ट उठा लो। वो फ्रेमवर्क्स बेसिकली क्या करते हैं, वो इजी वे में, जैसे एंगुलर क्या करता है, हमारा HTML CSS को जावास्क्रिप्ट में कोड लिखा तो वो सिंपली इजी वे में कोड मेंटेन करने के लिए देता है। उसके कुछ लाइब्रेरी सपोर्ट करता है, अलग अलग RxJS हो गया। उससे क्या हम अपना कोड इजीली मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि अगर IT इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में बहुत लंबा कोड रहता है। मान लो अगर HTML का कोड होगा, अलग अलग पेजेस बनाए तो एक ही पेज में पूरा कोड नहीं ले सकते। तो एंगुलर का कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर है, अलग अलग कंपोनेंट में डेटा स्टोर करो, कोड अपना स्टोर करो, और वो ऑटोमेटिकली एक जब बिल्ड बनेगी तब सिंगल पेज में वो डेटा लोड कर देगा।
कोड में। ओके, हाँ, मतलब तो easy है। मेंटेन करने के लिए अगर फ्रेमवर्क का यूज करें तो वो कोड जो है वो मेंटेन करने के लिए इजी रहता है हमें। ओके, एंगुलर के सिवा और कौन सा टेक्नोलॉजी है क्या? नहीं, एंगुलर टेक्नोलॉजी नहीं, एंगुलर बेसिकली गूगल का एक फ्रेमवर्क है। ओके, वो बेसिकली हमें कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है। उसमें मॉड्यूल्स, पाइप्स, उसके बाद बहुत सारे डायरेक्टिव अलग अलग वो फीचर्स प्रोवाइड करता है हमें, और एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट देता है, क्योंकि गूगल ने पहले बोला है कि एंगुलर के साथ अगर आप जाओगे तो ज़्यादातर मतलब लाइफ टाइम सपोर्ट हम देंगे। और एंगुलर में अभी लेटेस्ट 19 वर्जन चालू है। ओके, Angular आफ्टर 19 6 मंथ बाद हाँ, चेंज हो जाता है। 6 मंथ 8 मंथ बाद उसमें अपडेशन चालू रहता है। ओके, अभी लेटेस्ट एंगुलर 19 चालू है। एंगुलर 19 में बेसिकली उन्होंने फास्ट बिल्ड दिया है। पहले क्या होता था, एक प्रोजेक्ट बिल्ड होने में टाइम लगता था, 2 ढाई 3 मिनट लगता था, वो कम करके उन्होंने मतलब आधे मिनट 1 मिनट में वो करके दे रहे हैं। अलग अलग फीचर्स उन्होंने प्रोवाइड किया है, कुछ सिंटैक्स वगैरह चेंज करके दिए है ऐसे। तो मतलब पहले से रिएक्ट और एंगुलर के बीच में चलता आ रहा है। एंगुलर बोलता है कि मैं बेस्ट हूँ, रिएक्ट बोलता हूँ मैं बेस्ट हूँ। तो ये ऐसे इस तरह से, पर छोटे प्रोजेक्ट के लिए हम रिएक्ट चूज कर सकते हैं, और बड़े प्रोजेक्ट के लिए एंगुलर, बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए एंगुलर हम चॉइस कर सकते हैं। बट जो फ्रेशर है, जो अभी अभी पास आउट होके निकला है, वो लड़का क्या सोचता है कि हम रिएक्ट की साइड जाएंगे। हाँ। क्योंकि रिएक्ट इजी टू लर्न है, एंगुलर में थोड़ा सा टाइम जाता है, एंगुलर में थोड़ा टाइम लगता है। वो भी इजी है बट इतना भी हार्ड नहीं, बट इजीली हम सीख सकते हैं उसको। मतलब लेटेस्ट दो हाँ, ज्यादातर हाँ। मीन और मन। हाँ। ओके, तो मीन और मन के बारे में कुछ बताइए। अभी मीन यानी एंगुलर, उसमें एंगुलर होता है, और मन यानी रिएक्ट। ओके, मन स्टैक और मीन स्टैक। बैकएंड में नोड.जेएस यूज करना है, मतलब फ्रंट एंड में अगर रिएक्ट यूज किया तो उसको मीन स्टैक, मन स्टैक बोलेंगे। अगर एंगुलर यूज किया तो मीन स्टैक। इतना ही सिंपल डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ है नहीं। पर इनिशियल लेवल पे हम ज़्यादातर लड़के मैंने जो देखा है उतने, वो स्टूडेंट्स ज़्यादा इनिशियल लेवल पे रिएक्ट पे काम करते हैं 1-2 साल। जब रिएक्ट पे अच्छी तरह से कमांड आ गए, बाद में वो एंगुलर की तरफ शिफ्ट होते हैं। कोई कोई इनिशियल लेवल से ही एंगुलर सीखता है। मैं तो एंगुलर में पहले से था, इसलिए मुझे एंगुलर का अच्छा है। रिएक्ट के साइड में मतलब ज़्यादा कुछ मैंने प्रोग्रामिंग नहीं की है। और अगर एक बार आपको रिएक्ट आ गया तो रिएक्ट नेटिव हम सीख सकते हैं मोबाइल डेवलपमेंट के लिए। अगर एंगुलर आ गया तो एंगुलर के लिए हम आयोनिक एक फ्रेमवर्क है, वो इजीली हम एंड्रॉयड, एप्पल के अलग अलग मोबाइल एप्लीकेशन हम बना सकते हैं। दोनों यूज करके दोनों वेब यूज कर सकते हैं, एप्लीकेशन हाँ। और मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। हैं। ओके, स्टूडेंट्स के लिए कौन सा प्रेफर करेंगे आप? स्टूडेंट के लिए मैं प्रेफर करूंगा इनिशियल लेवल। आपको अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड जा रही है तो इनिशियल लेवल पे हम रिएक्ट सीख सकते हैं, उसको टाइम भी कम लगेगा, और मतलब एक इजीली जॉब हम गेट कर सकते हैं रिएक्ट में। हाँ, क्योंकि एंगुलर बहुत मतलब वास्ट है थोड़ा सा। हाँ। टाइम सीखने के लिए भी टाइम जाता है, उसमें बहुत सारी फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है। उसमें टेस्टिंग है एंगुलर में, आरजेएस की लाइब्रेरी है, एंगुलर एनिमेशन है, बहुत सारे कंसेप्ट हैं। तो इनिशियल लेवल पे हम रिएक्ट की तरफ जा सकते हैं। बेसिक लैंग्वेज यूज करके हम जॉब गेट कर सकते हैं, इजीली गेट कर सकते हैं। ओके। और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है अभी रिएक्ट, मतलब लोग बहुत सारे अलग अलग जगह पे जाते हैं। मतलब कोई फ्रंट एंड बैक एंड के अलावा कोई टेस्टिंग में जाता है। किसी को मतलब स्टूडेंट पास आउट हो गया तो क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं, तो कोई टेस्टिंग के कोर्स लेता है। तो टेस्टिंग में अलग अलग है। तो नॉन आईटी स्टूडेंट भी फ्रंट एंड कर सकते हैं। कोर्सेज ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारी जगह मैंने खुद देखा है कि मैकेनिकल के स्टूडेंट, सिविल्स के स्टूडेंट, मतलब उनको जैसा चाहिए वैसा परफॉर्मेंस जॉब नहीं मिल रही है, अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है। वो 1-2 साल स्टार्टअप कंपनी में काम करते हैं, बाद में आईटी के कोर्स करके आईटी में अच्छी जगह
पोजीशन ले लेते हैं। मतलब कोई डिजाइन हाँ करना हुआ तो भी हाँ हम यूज कर सकते यूज कर सकते हैं। हम सैरेलम टेस्टिंग कर सकते हैं, ऑटोमेशन कर सकते हैं। ओके, बाद उसके बाद में कोई कोई SDLC रहता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसमें भी अलग अलग जॉब्स अवेलेबल है। SDLC में मतलब SDLC क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है। उसमें क्या होता है, इनिशियल लेवल में क्लाइंट से प्रोजेक्ट आने का और डिलीवर करने तक की पूरी प्रोसेस उसमें आती है। सबसे पहले होती है प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर सॉफ्टवेयर क्या है वो समझ में आते हैं। रिक्वायरमेंट सबसे पहले हम लेते हैं कि क्लाइंट क्या रिक्वायरमेंट, उसमें क्या रिक्वायरमेंट है। क्लाइंट को अगर समझो मुझे एक वेबसाइट बनानी है, क्लाइंट बोलेगा एक वेबसाइट बनाओ, उस वेबसाइट में कौन कौन से फीचर्स चाहिए, कौन कौन से पेजेस चाहिए, क्या चाहिए, वो सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग, उसके ऊपर प्लानिंग। प्लानिंग के बाद डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। डेवलपमेंट के बाद नेक्स्ट फेज आती है टेस्टिंग। टेस्टिंग के बाद टेस्टिंग कंप्लीट होती है। अगर टेस्टिंग सक्सेसफुल हुई तो आगे डिप्लॉयमेंट के लिए जाएगा। अगर टेस्टिंग फेल हो गई तो फिर से डेवलपर के पास वो असाइन होगा कि ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई है और आप करेक्ट करके दो। तो डेवलपर क्या करेगा, फिर से वो चेंजेस करके देगा, टेस्टर फिर से चेक करेगा और टेस्टर बाद में डिप्लॉय कर देगा। अगर सही है तो डिप्लॉय कर देता हूँ। डिप्लॉयमेंट के लिए अलग अलग सर्वर्स रहते हैं, जैसे कि AWS, अलग अलग AWS जो अमेजोन का है, वहाँ पे भी बहुत सारी जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज IT में बहुत सारी है। एज अ टेस्टर आप काम कर सकते हो। एज अ BDO, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, वो प्रोजेक्ट्स लाता है, किस तरीके से प्रोजेक्ट अलग अलग है वो हमें करके दे सकता है वो इजीली। ओके, तो मुझे वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है, मतलब गूगल पे डालना है, तो कैसे डालेंगे? वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए इजीली गूगल क्लाउड पे हम अलग अलग मतलब अलग अलग जगह है, अलग अलग प्लेटफॉर्म से वहाँ पे हम प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर सकते हैं। ज़्यादातर गिटहब है, तो गिटहब, फायरबेस है, AWS है। ओके, वो क्या करता है, वो स्टोरेज देता है बेसिकली हमें। कोई परचेस में लेता है, वो हर साल को उसको पे करना होता है हमें, कि अलग अलग जगह पे उसकी सब्सक्रिप्शन फीस रहती है, उसके बेसिस पे वो प्रोवाइड करता है स्टोरेज। ओके, किसी वेबसाइट को मान लो 500 MB, 1000, 1 GB के आसपास स्टोरेज लगती होगी, उसके हिसाब से सब्सक्रिप्शन लेके हम डिप्लॉय कर सकते हैं इजीली। ओके, अगर फ्री में डिप्लॉय करना हो तो netlify.com एक वेबसाइट है, उस पर हम अपनी वेबसाइट डिप्लॉय कर सकते हैं। पर सर्वर के लिए हमें कंपलसरी सर्वर खरीदना होगा। सर्वर में भी 2 टाइप होते हैं, शेयर्ड सर्वर और स्पेशल सर्वर। शेयर्ड सर्वर में वो मतलब एक सर्वर को मल्टीपल लोग एक्सेस करते हैं, उसको शेयर्ड सर्वर्स बोलते हैं। तो अलग अलग पैकेजेस होते हैं, वैसे हम वो एप्लीकेशन हम डिप्लॉय कर सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स वगैरह अपना छोटा सा पोर्टफोलियो बनाते हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट में, वो इजीली netlify.com पे जाके वो सिर्फ उसकी बिल्ड बना के कॉपी पेस्ट वहाँ पे डाल दिया, तो ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस करके वो लिंक जनरेट करता है, URL जनरेट करके देता है और वो बाद में आगे प्रोसेस होता है। ठीक है, मतलब डोमेन नेम वगैरह प्रोवाइड करता है इजीली। हाँ। ओके, ठीक है। और नेक्स्ट स्टूडेंट के लिए मीन और मतलब एंगुलर भी कर सकते हैं, और बेसिक लैंग्वेज फर्स्ट हमको HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा, फिर बाद में हम एक खादा फ्रेमवर्क सीखेंगे, हाँ, एंगुलर और रिएक्ट, ये दोनों में से एक कोई भी सीख सकते हैं। ओके, और बैकएंड के लिए हम MongoDB, SQL जैसे डेटाबेस के लिए MongoDB, SQL या कोई भी लैंग्वेज हम सीख सकते हैं। और फुल स्टैक में ज़्यादातर अगर इजीली जॉब गेट करने, फुल स्टैक इजीली बनना है तो मीन हम बन सकते हैं, मन हम बन सकते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो ऑलरेडी आती है हमें। सिंपली वो Node.js का सर्वर समझना है, Node.js इजीली सिंपली अंडरस्टैंड करना है, अलग से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें सीखनी नहीं। अगर ASP.NET सीखना है अलग से बैकएंड लैंग्वेज, तो हमें बैकएंड के लिए अलग से C# सीखनी होगी। जावा के लिए स्पेशल अलग से कोर जावा, एडवांस जावा वो सीखना पड़ेगा।
पर जावास्क्रिप्ट सिंपली फ्रंट एंड के लिए हम जावास्क्रिप्ट सीख ली, सिंपली इम्प्लीमेंटेशन करना है, नोड.जेएस का सर्वर रन टाइम इन्वायरमेंट समझ लेना है बस, उसमें कुछ हार्ड नहीं है उतना। ओके, यूजिंग जावा हम वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, हाँ। तो क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा किसके लिए? वेब एप्लीकेशन के लिए? वेब एप्लीकेशन अगर बनाना हो तो हमें दोनों टेक्नोलॉजी लगेंगी, फ्रंट एंड के लिए भी और बैक एंड के लिए भी। तो वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट क्या है वो समझना होगा। हाँ। कि एक्चुअल में क्लाइंट को चाहिए क्या। अलग अलग पेजेस में वो दिखता है कि कितने पेजेस है इस वेबसाइट में। ओके, तो सबसे पहले डिजाइनिंग होती है, डिजाइनिंग के बाद फ्रंट एंड डेवलपर उसका यूआई बनाता है, फंक्शनलिटी वहाँ पे डालता है, और एपीआई होती है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई में क्या होता है, बेसिकली जो भी कुछ डेटाबेस से डेटा गेट करना हो, उसमें डेटा डालना हो या फेच करना हो डेटा, उसमें फिल्टर करना हो डेटा, इस तरीके से आप इस तरीके के ऑपरेशन हम एपीआई की मदद से कर सकते हैं। सिंपली बेसिकली एपीआई क्या करता है, डेटाबेस से डेटा लाके यूआई में फ्रंट एंड में दिखाता है, या कुछ जो भी डेटा वगैरह सेव किया हुआ है, मतलब डेटा कुछ मान लो सिंपल एग्जाम फॉर्म, हमारा एग्जाम फॉर्म भरने के लिए हम डेटा फील्ड्स फिल करते हैं, पूरा फॉर्म फिल करते हैं, सबमिट करने के बाद एपीआई क्या करेगा, डेटा लेगा और डेटा डेटाबेस में डाल देगा। सिंपली इतना ही काम है उसका। ओके, इसी तरीके से हम वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। यूआई में भी हम काम कर हाँ, सकते हैं, डिजाइन बना सकते हैं अलग अलग। ठीक है, ओनली यूआई पे काम मिलेगा स्टूडेंट को? हाँ, इंटर्नशिप वगैरह? हाँ, इजीली। अगर हम ओनली यूआई, मैंने भी एज अ फ्रंट एंड डेवलपर ही काम किया है, मैं बैक एंड की तरफ ज़्यादा गया ही नहीं। अभी मतलब छोटे मोटे काम करता हूँ नोड.जेएस बैक एंड पे, बट ज़्यादा मेरी एक्सपर्टीज फ्रंट एंड में ही है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ सिंपली HTML CSS भी अच्छे से आ गया तो वेब डिज़ाइनर करके एक जॉब है, इजीली हम जॉब गेट कर सकते हैं वेब डिज़ाइनर का। उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ उसकी अलग अलग वेबसाइट की, अलग अलग मोबाइल एप्लीकेशन की सिंपली यूआई क्रिएट करके उन्हें देनी होती है, जैसी चाहिए उनको वैसी। एंगुलर एनिमेशन है, तो वैसे ही CSS एनिमेशन है, उसमें एनिमेशन में अलग अलग वेबसाइट बन सकती है, ऐसा कुछ नहीं। ओके, HTML क्रिएट करके हम क्या करेंगे? सिंपली HTML क्रिएट करके, HTML क्या है बेसिकली समझना होगा। सिंपली HTML क्या है कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में सिंपली जो हमारे बोन्स होते हैं वो सिंपली मान लो HTML है, बस जो भी ब्यूटिफिकेशन होता है वो CSS देता है, और जावास्क्रिप्ट क्या करता है, उसको एक्शन देता है। ओके, मतलब CSS स्टाइलिंग प्रोवाइड करता है, स्टाइलिंग प्रोवाइड करता है, और जावास्क्रिप्ट एक्शन वगैरह करने के लिए मूव वगैरह अलग अलग उसमें चीज़ें होती है, इवेंट्स होते हैं, माउस इवेंट, मतलब वहाँ पे माउस लेके गए तो कुछ इवेंट होगा, की प्रेस, की अप, कीप डाउन, अलग अलग वो बहुत सारा डीप में है। हम ऊपर की बात करेंगे तो उसमें ये सब नाइस एग्जांपल सर। तो जैसे कि आपकी एक्सपर्टीज बैकएंड में है, ओके, तो हमें बताइए थोड़ा सा कि बैकएंड क्या होता है आपके हिसाब से, जावा जो प्रोग्राम लैंग्वेज वगैरह यूज होते हैं, आप थोड़े से हमें बताओ। ओके, आपने फ्रंट एंड के बारे में बताया, तो बैक एंड में सपोज आपने एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट किया, एक रजिस्टर फॉर्म क्रिएट किया, सपोज नेम डाला, एज डाला, पूरा डिटेल्स फिल किया, तो वो कहाँ पे तो स्टोर होना चाहिए ना, इसलिए हम बैकएंड यूज़ करते हैं। तो बैकएंड में टेक्नोलॉजीज ऐड है, तो हम SQL, MongoDB, वराइज टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज है बैकएंड के लिए भी, हम वो यूज़ कर सकते हैं। तो SQL में भी 2 टाइप्स के SQL रहे, SQL और नॉन SQL। तो SQL में टेबल लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होता, और नॉन SQL में नॉन टेबुलर स्ट्रक्चर। ओके, तो नॉन SQL यूजफुल है मोस्टली, तो हम नॉन SQL यूज करते हैं। तो हाँ, MongoDB एक बिग डेटा का
मतलब Okay, टूल है। okay. तो वो MongoDB में हम क्या कर सकते हैं, सब क्रिएट कर सकते हैं, डेटा डिलीट कर Update कर सकते हैं, सकते हैं। अपडेट कर Okay. सकते हैं, रीड कर सकते हैं, क्रूड ऑपरेशन चारों भी हम यूज कर सकते हैं। Okay. तो हमको डेटा पे कुछ भी वर्क करना रहा तो हम बैकएंड यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने डेटा आपने बताया, तो डेटा की एक फील्ड है डेटा साइंस। तो ओके डेटा साइंस में बेसिकली क्या होता है, डेटा साइंस क्या है, हमें थोड़ी जानकर अच्छा लगेगा। ओके हाँ। फर्स्ट तो हम डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके ओके। तो डेटा हम कहाँ पे भी जाओ तो डेटा यूज रहता। हाँ। हॉस्पिटल में जाओ तो इंक्वायरी रहते हैं, ओके। तो हमको क्या करना पड़ता है, डेटा फिल करना सही आता है है। सही है। क्लासेस में जाओ, स्टूडेंट का डेटा, ट्रेनर्स हाँ। का डेटा, टीचर्स का डेटा। ओके इस डेटा पे वर्क करना रहा, सपोज मुझे इंसर्ट करना है तो मैं इंसर्ट क्वेरी ऐड करूंगी। ओके। कुछ डिलीट करना रहा तो मैं डिलीट क्वेरी ऐड करूँ। कुछ अपडेट करना है, हाँ। सपोज मुझे मार्क्स अपडेट करने हैं, ओके ओके। कुछ डिटेल्स अपडेट करनी है तो मैं अपडेट करूंगी। और रीड करना मतलब मुझे पूर्ण एनालिसिस करना डेटा का। ये जो पावर बीआई है वो डेटा साइंस के अंदर आता है? हाँ, पावर बीआई मतलब एडवांस एक्सेल। अच्छा, एडवांस एक्सेल। ओके तो हम पावर बीआई में भी डेटा अलग अलग चार्ट्स हाँ, वगैरह बना सकते हैं, एनालिसिस डिजाइन। कर सकते हैं। ग्राफ्स क्रिएट हुआ तो जल्दी एनालिसिस हो जाएगा। हमको प्रिडिक्ट करना रहा डेटा तो हम पावर बीआई यूज कर सकते हैं। मतलब जो भी डेटा टेबल स्ट्रक्चर में हमें दिखता है या एक्सेल की फॉर्म में दिखता है, वो हम यूआई में ग्राफिकल डिजाइन में हम देख सकते हैं। हाँ। अलग अलग ग्राफ्स की मदद से पाई चार्ट क्रिएट कर सकते पाई हैं। चार्ट है, बार चार्ट है, अलग हाँ। अलग बार। तो कैसी है मैडम डिमांड अभी डेटा साइंस अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है या कैसा है, मतलब अभी इन Data डिटेल science। डेटा साइंस देखना रहा तो डेटा साइंस यूजिंग पाइथन। तो मोस्टली हमको क्या सीखना पड़ेगा, पहले पाइथन। सीखना होगा। पाइथन भी नहीं आता हो तो फर्स्ट मदर लैंग्वेज सी। ओके तो सी में भी हम क्या क्या सीख सकते हैं। सी इज अ बेसिक लैंग्वेज। ओके तो हमको सपोज यूजर से डेटा रहा, यूजर से डेटा लेने का है और सीक्वेंसलाइज डेटा प्रिंट करना है तो हम यूज कर सकते सी का। ओके तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी सी यूज होता। सी देन अदर मतलब डिफरेंस करना रहा सी C और और सी प्लस Python प्लस में मतलब क्या है डिफरेंस, क्योंकि सी और सी प्लस सेम है या थोड़ा डिफरेंस है? हाँ थोड़ा डिफरेंस है। सी Okay. में भी फर्स्ट रहता टेकन इनपुट फ्रॉम यूजर। मतलब सबसे पहले हमें सी सीक्वेंस लाइक सीखना डेटा होगा। प्रिंट करना रहा Okay. तो सी यूज कर सकते। लूप्स रहते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। नेक्स्ट हमको कुछ कंडीशन प्रोवाइड करनी है। सपोज मुझे प्रिंट करना है इवन और ऑड नंबर तो मैं क्या करूँगी, कंडीशन दूंगी। तो वो कंडीशन अप्लाई होने के बाद कुछ डेटा प्रिंट होगा। ओके। जो कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो वो डेटा प्रिंट हो जाएगा, और नहीं सेटिस्फाई हुई तो अदरवाइज जो प्रोवाइड करेंगे हम तो वो प्रिंट होगा। तो सिंटैक्स फॉलो करना रहता। मतलब फर्स्ट हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लैंग्वेज बिल्ड करना होगा। मतलब क्या हम यूज कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना होगा। ओके। वराइज टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि कौन सी कंडीशन कहाँ पे अप्लाई होती और कौन सी कंडीशन कहाँ पे यूज करनी है। ओके ओके। और पाइथन सी और सी प्लस प्लस में डिफरेंस। फर्स्ट तो सी 1972 में डेवलप हुआ और सी प्लस प्लस 1977। ओके तो सी में उप्स कंसेप्ट नहीं है, मींस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है सी प्लस प्लस में। इट इज अ प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। ओके सी प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है और सी में मतलब एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, यही है वो ऑब्जेक्ट है। मतलब कार है सपोज, तो कार इज व्हीकल। ओके तो कार के कौन से एट्रीब्यूट्स है, कैसे वर्क करता, इस पे हम डिटेल में उप्स कंसेप्ट में देखते हैं। तो उप्स कंसेप्ट में भी हमको सपोज एक मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करनी है। फर्स्ट हमको स्टूडेंट की मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करनी है और क्लास की मैनेजमेंट सिस्टम। तो डिपार्टमेंट पे डिपेंड रहते, मतलब स्टूडेंट ट्रेनर पे डिपेंड है, ट्रेनर मैनेजर पे डिपेंड है, मैनेजर सब मैनेजर कोई भी रहा उस पे डिपेंड है। मतलब चाइल्ड क्लास भी है और पेरेंट क्लास भी। मतलब
एक पे एक डिपेंड है। डिपेंड हाँ, तो इसमें क्या रहा, मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस है, हाँ एक्सटेंड हो जाता है, मतलब कोई तो कुछ पे किसी पे तो डिपेंड है। वो एनालिसिस हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं। जावा भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हाँ, जावा भी Okay. एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उसमें लैंग्वेज। भी अलग अलग मतलब डिपेंडेंट होता होगा, जैसे कि हाँ, तो जावा में class- हम क्या कर सकते हैं, जावा भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसमें हम वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं ओके यूजिंग JSP, मतलब जावा सर्वर पेज। तो वो वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना रहा तो हम क्या करेंगे, डायनामिक वेब पेज सिलेक्ट करेंगे। मतलब उस डायनामिक वेब पेज में हम HTML का कोड भी ऐड कर सकते हैं, CSS का कोड भी ऐड कर सकते हैं, अच्छा मतलब JS का भी। मतलब आपने बताया फ्रंट एंड में, वो फ्रंट एंड का पार्ट हम ऐड कर सकते हैं। और यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट, मतलब कनेक्टिविटी भी कर सकते हैं। यूजिंग SQL हम पूरा वेब एप्लीकेशन जावा थ्रू डेवलप कर सकते हैं। तो जावा के लिए फ्रंट एंड में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होते हैं, मतलब जावा के लिए जावा के अंदर कौन से फ्रेमवर्क है कि मतलब फ्रंट एंड के लिए और बैक एंड के लिए वो हमें यूजफुल है जावा के लिए? तो हम यूज कर सकते हैं JSP। हाँ, जावा सर्वर पेज, उसमें बहुत फ्रंट एंड भी ऐड कर सकते हैं Okay. और बैक एंड भी। दोनों भी उसमें हाँ। हो जाता है। मतलब जावा एक बहुत ही अच्छी पावरफुल लैंग्वेज है जो कि हमें प्रोवाइड करती है फ्रंट एंड भी और बैक एंड भी। हाँ, ओके तो जावा फुल स्टैक डेवलपर भी बन सकते हैं हम इन फ्यूचर। ओके ओके, बहुत सारी कंपनीज में भी वो यूज होता होगा। जावा बहुत सारे मतलब बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है, बहुत दिनों से चलती आ रही है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो सपोर्ट करती है। मोबाइल एप्लीकेशन में भी जावा का बहुत जगह इस्तेमाल होता है। टीवी एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, टैबलेट एप्लीकेशन, कोटलिन वगैरह यूज होता है उसमें। हाँ। जावा के अंदर ओके ऐसे बहुत सारे फ्रेमवर्क्स है जावा के। और स्प्रिंग बूट के बारे में कुछ बता सकते हो मैडम, स्प्रिंग बूट क्या है? एक है फ्रेमवर्क है स्प्रिंग बूट। ओके इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। मतलब हमको ये जावा यूज करके क्या करेंगे, हम सिर्फ प्रोग्रामिंग करेंगे। स्प्रिंग बूट करके वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। मैडम मिनिमम ये अगर डेटा साइंस हो या मान लो कोई भी एक दूसरी टेक्नोलॉजी जावा वगैरह एडवांस वगैरह, तो उसको एक फ्रेशर बंदे को सीखने के लिए मिनिमम टाइम कितना लगता है? मतलब फर्स्ट जावा डायरेक्टली नहीं सीखना चाहिए। हाँ, मदर लैंग्वेज सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए, बाद में हम जावा सीख सकते हैं। मतलब हमको सी लैंग्वेज में एटलीस्ट सिंटैक्स भी पता चला कैसे टाइप करते क्या करते, तो जावा आसानी से बिल्डअप हो जाता। मतलब जावा सीखने के लिए डायरेक्टली जावा पे जंप नहीं करना चाहिए। हाँ, मदर लैंग्वेज सी सीखना चाहिए। और डेटा साइंस के लिए पहले पाइथन सीखना होगा। ओके, तो मिनिमम पीरियड को मतलब कितना, 6 मंथ लगेंगे? 6 मंथ में सीख सकते हैं या मिनिमम कितना टाइम लगता है एक फ्रेशर बंदे के लिए, जो जिसने इंजीनियरिंग पास आउट की है, जो भी स्टूडेंट अभी भी पास आउट होकर निकला है उसके लिए? तो 4 मंथ मिनिमम है। ओके, तो 4 मंथ में हम सीख के जावा सीखेंगे, फिर बाद में एडवांस जावा। ओके ओके। एक फ्रेशर बंदे के लिए, फ्रेशर लड़की के लिए मैडम क्या सीखना है? इधर डेटा साइंस की साइड जाना चाहिए या मतलब जावा सीखना चाहिए? ज्यादातर आप क्या? फ्रेशर के लिए डिपेंड ऑन स्टूडेंट को कौन से लैंग्वेज में। सपोज स्टूडेंट को प्रोग्रामिंग अच्छा नहीं लगता, कुछ स्टूडेंट को प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं रहता, नहीं तो वो टाइप करने में, कुछ स्टूडेंट को तो डिज़ाइन में इंटरेस्ट रहता, तो वो UI साइड जा सकता, मतलब डिज़ाइन में फ्रंट एंड में वो जा सकता। कुछ स्टूडेंट को प्रोग्रामिंग नहीं आता, मतलब लॉजिक बिल्डअप नहीं रहता, तो वो क्या कर सकते, डेटा साइंस में जा सकते। एल्गोरिदम वास्ट है, पर लेकिन डेटा पे कुछ काम कर सकते, डेटा एनालिसिस पे कर सकते। और बेसिक लैंग्वेज पे तो जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। C++। डेटा साइंस के लिए मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एल्गोरिदम समझ में आने चाहिए। ओके। डेटा कैसे प्रेडिक्ट हो रहा, वो एनालिसिस करना आना चाहिए। ज्यादातर मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका मैथमेटिकल नहीं स्ट्रांग होता, वो जावा की साइड मतलब प्रोग्रामिंग साइड जा सकते हैं। हाँ।
ओके, ठीक है मैम, आप अगर पूछना चाहते हो तो कुछ पूछ सकते हो। तो स्टूडेंट को सपोज उसने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, तो वो कहाँ पे अपलोड करना चाहिए? मतलब आपने बताया गिटहब पे अपलोड करेंगे, तो गिटहब का मेन मोटिव क्या है? बेसिकली गिटहब ज़्यादातर यूज होता है, जो गिटहब एक सपोर्ट करता है कि हम उस पर प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर सकते हैं। बट गिटहब, गिटलैब, अलग 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 वेबसाइट्स है, वो क्या करते हैं, हमारा एक रेपो क्रिएट होता है सबसे पहले। एक वहाँ पे सर्वर पे एक रेपो क्रिएट होता है, मतलब एक फाइल क्रिएट होती है, उसके अंदर हम कोड रख सकते हैं इजीली। मान लो एक प्रोजेक्ट पे अलग अलग एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। हाँ। ओके, मान लो फ्रंट एंड की टीम है 4-5 लोगों की, बैक एंड की टीम है 4-5 लोगों की, तो सभी का कोड तो एक एट अ टाइम हमें लगेगा। तो प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले अलग फ्रंट एंड डेवलपर को अलग एक्सेस दिया जाता है गिटहब का, इनको अलग अलग एक्सेस दिया जाता है। एक गिट करके है, वो गिट क्या करता है, हमारा जो भी कुछ हमने चेंजेस किए उस पर ध्यान रखता है कि किस लाइन पे उसने कितने चेंजेस की, कितना टाइम पहले की, उसका रिकॉर्ड मेंटेन रखता है। ओके, ओके। तो वो क्या करता है, अलग अलग गिट में कमांड्स होती है। पुश पुश करके हम डेटा पुश कर सकते हैं। क्लोन, मतलब जो पूरा प्रोजेक्ट का क्लोन हम हमारे लोकल सर्वर पे ले सकते हैं, उसको कमिट करने होती है। ओके, अलग अलग ऐसे प्रोसेस होती है। ओके, वो एक अलग से ब्रांच बनती है, वो ब्रांच मर्ज होती है इस तरीके से। ओके, मतलब तो टीम हाँ, वर्क के लिए टीम वर्क के लिए यूजफुल हाँ है। यूजफुल है। ओके। और एक क्या होता है, एक मेन ब्रांच होती है, एक डेवलपमेंट ब्रांच होती है और एक लाइव ब्रांच होती है। जो लाइव ब्रांच होती है, मेन ब्रांच, उसमें हमारा डिप्लॉयमेंट का कोड रहता है, उसका डायरेक्टली एक्सेस हमें नहीं रहता कि उसमें उस ब्रांच में हम हमारा कोड ऐड करें। टेस्टर क्या करता है, हमने मान लो फ्रंट एंड की टीम है, बैक एंड की टीम है, दोनों ने अलग अलग कोड डेवलपमेंट की ब्रांच पे पुश कर दिया, तो सिर्फ एक अथॉराइज्ड मेंबर को ही वो उसमें ब्रांच मर्ज करने की या कोड ऐड करने का लाइव पे उसको एक्सेस रहता है, ताकि जो भी लाइव के लिए प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें दिक्कत ना आए। मान लो अमेजोन एक वेबसाइट है या फ्लिपकार्ट एक वेबसाइट है। ओके, फ्लिपकार्ट वालों ने बोला कि हमें डेवलपर की मदद से अलग एक पेज क्रिएट करना है जिसमें कि अलग अलग प्रोडक्ट हो, डिज़ाइन उसकी अलग हो, या ऑफर हमने रख दिया तो उस पर अमिताभ बच्चन का फोटो वगैरह दिखना चाहिए। ऐसा हमारा एक पेज क्रिएट करना है। अगर डायरेक्टली फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर ने डायरेक्टली मेन ब्रांच पे अगर कोड पुश किया तो जो एक्सेस कर रहे कस्टमर है उनको दिक्कत आ सकती है। तो उसको डेवलपमेंट फेज होती है, बाद में स्टेजिंग सर्वर होता है, बाद में लाइव सर्वर होता है। ऐसे 3 स्टेज में कोड हमारा डिप्लॉय होता है। ओके, तो गिटहब सिंपली क्या करता है, एक रेपो बनाता है, वहाँ पे वो जो लगने वाला हमारा कोड है फ्रंट एंड का और बैक एंड का, वो सर्वर पे स्टोर रहता है। बस सिंपली इतना ही काम उसका रहता है। ओके, रिज्यूम में कौन सी स्किल ऐड करनी चाहिए स्टूडेंट के लिए एज ए फ्रेशर? एज अ फ्रेशर तो जो भी टेक्नोलॉजीज, कुछ लड़के क्या करते हैं, हमें थोड़ा बहुत बेसिक आ गया तो रिज्यूमे में डाल देते हैं, हमें HTML CSS नहीं भी आती फिर भी ऐड कर दो, लिस्ट पढ़ाओ। ऐसा नहीं है। जिस टेक्नोलॉजी पे हमें परफेक्ट है, वो जो टेक्नोलॉजी सही में हमें आती है वो स्किल्स हम ऐड कर सकते हैं। अगर डेटा साइंस, अगर मान लो हमें ज़्यादा कुछ नहीं आता, फुल स्टैक का सिर्फ HTML CSS या कोई भी फ्रेमवर्क आ जाता है, उतना ही मेंशन करो, जितना आता है जितना वही उतना है। स्किल्स हाँ। मेंशन करो। तो उससे क्या होगा कि अगर उस पे क्वेश्चन पूछेंगे इंटरव्यूअर तो हमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी, मतलब उनको भी पता चलेगा। हाँ, अलग अलग मराठी में कहावत है कि एक ना धड़ भाराभर चिंध्या, इसका मतलब एक ही करो अच्छा, अलग अलग सिर्फ लेके मत रखो। तो किसी एक टेक्नोलॉजी पकड़ो, उस पर काम करो, और वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी कुछ लगने वाले स्किल्स है वो सीखो। फ्रेशर के लिए तो हमें
HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो आना ही चाहिए फ्रेशर के लिए, क्योंकि कोई भी अगर कंपनी स्टार्टअप कंपनी हो या कोई भी छोटी मोटी कंपनी हो, फ्रेशर के लिए डिजाइनिंग का टास्क देती है, डायरेक्टली उनको API वगैरह बनाने के लिए नहीं देती, क्योंकि सीनियर पर्सन का वो काम होता है, सीनियर डेवलपर्स वगैरह वो काम करते हैं। तो इसी तरीके से फ्रंट एंड का काम सीख लिया, थोड़ा बहुत काम मिल गया, काम करते करते साइड बाय साइड हम बैकएंड की लैंग्वेज सीख सकते हैं। डेवऑप्स का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, गिट की कमांड्स अलग अलग कौन कौन सी है, कहाँ पे कोड डिप्लॉय होता है, बस इतनी स्किल आ गई तो इजीली हम कोई भी IT इंडस्ट्री में, जो भी सर्विस बेस्ड कंपनी या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके। इनिशियल लेवल पे स्टार्टअप कंपनी हम ज्वाइन कर सकते हैं, बाद में अगर एक्सपीरियंस आ गया 2, 2.5, 3 साल का, तो बाद में आगे चल के हम अच्छी कंपनी देख सकते हैं। ऐसा आपको कुछ पूछना है? तो मुझे ये पूछना था मैम कि AI अभी ट्रेंडिंग में बहुत चल रहा है, हाँ, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। तो आगे चल के मतलब क्या रोल रहेगा AI का, मतलब AI के सभी के जॉब खा लेगा या क्या होगा? फर्स्ट तो AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम जो थिंकिंग करते, मतलब ह्यूमंस क्या करते, थिंक करते, वैसे ही एप्लीकेशन क्रिएट करना है। सपोज हमको ह्यूमन जैसे थिंकिंग करता, वही एप्लीकेशन में डिप्लॉय करना, तो यूजिंग हम AI कर सकते हैं। AI सीखने के लिए फर्स्ट हमको पाइथन सीखना पड़ेगा, फिर मशीन लर्निंग सीखने के बाद AI में परफेक्ट हो जाएंगे। तो मशीन लर्निंग में भी फर्स्ट तो मशीन लर्निंग में 3 टाइप्स के मशीन लर्निंग में, फर्स्ट सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रेनफोर्समेंट। तो सुपरवाइज मतलब कंपनी है, तो कंपनी में हमको डेटा पे काम करना है, तो प्रिडिक्ट करना होगा, मतलब कुछ तो प्रोडक्ट खराब है, वो उसको एनालिसिस करके बाजू में करना होगा। तो लेबल डेटा जो रहता है वो सुपरवाइज में एनालिसिस करते हैं, और अनसुपरवाइज में अनलेबल डेटा, मतलब कुछ टीम डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ शॉर्टेज करना रहा, तो हम मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या करता मशीन लर्निंग में, हम सपोज 2 टाइप्स के रोबोट है। मशीन लर्निंग एक रोबोट को काम दिया है मैंने कि यही क्लीनिंग करने का, मतलब एक पर्टिकुलर टास्क प्रोवाइड किया है मैंने। और मशीन लर्निंग में कैसे है, मतलब एक टास्क प्रोवाइड करना, वहीं पे वो काम करता रहता, मतलब वो वर्क कंटिन्यू फ्लो रहता। और AI में ह्यूमरॉइड रोबोट है, मतलब वो क्या करता, हम जैसे बात कर रहे वही सेम वो भी थिंकिंग करेगा, बाद में आंसर प्रोवाइड करेगा। ओके, मतलब वो हमारे जैसे थिंक करता। ओके, मतलब ह्यूमन की जैसे अगर थिंक कर रहा है तो आगे चल के मतलब ह्यूमन पे भी कमांड कर सकता है। हाँ, मतलब वो दो रोबोट्स के बीच में भी कम्युनिकेशन रहता है। मशीन की लैंग्वेज अलग है। ओके, AI मतलब आगे चल के बहुत ऑटोमेशन हम देख रहे हैं कि बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में AI के रोबोट्स लगा दिए। हाँ। तो उनकी वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई। बट ये क्या है कि जितने जॉब्स जाएंगी उतने जॉब नई क्रिएट भी होंगी। हाँ, AI के थ्रू से, क्योंकि क्या है कि AI भी बढ़ते जा रहा है, बट क्या है जो स्किल वर्कर है उनकी डिमांड आगे चल के बढ़ते जाने वाली है। मतलब जो भी मान लो टेलीकॉलिंग का जॉब, वो क्या AI में ऑटोमेशन हो जाता है। हाँ। अभी पहले क्या होता था, सिंपली हमें कस्टमर केयर को कॉल करना होता था। ओके, अभी उन्होंने चैटबॉट निकाल दिया, सिंपली हमारा क्वेश्चन डाल दो, वो आंसर अपने हिसाब से दे देगा। चैटबॉट भी एक AI की एप्लीकेशन है। तो मतलब ज़्यादा डेंजर नहीं है AI जितना हम समझ रहे हैं उतना। बट जो सिटिंग जॉब है, जो मतलब रिपीटेटिव काम करने वाली जॉब है, वो सभी जगह AI रिप्लेस हो जाने वाला है। मतलब 100 एम्प्लॉयज का काम एक ही एप्लीकेशन में हम कर सकते हैं। ऐसा है। तो AI बहुत AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग बहुत पावरफुल है। जितना
हम उसका हमारे लिए ज़्यादा यूज़ करना अच्छा भी है और बुरा भी है। अगर पूरा हम डिपेंडेंट हो गए चैट जीपीटी या इसके, तो हम हमारा स्किल नहीं बढ़ा पाएंगे, पूरा डिपेंडेंट उस पर हो जाएंगे। तो स्किल लर्निंग के लिए हम चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हम जावा सीख रहे हैं, तो जावा के कुछ प्रैक्टिस एग्जाम्पल दे दो, तो चैट जीपीटी एग्जाम्पल दे देगा। कोई ईमेल राइटिंग करना हो, बट सभी चीज़ें चैट जीपीटी से पूछना वो गलत है। हाँ। ओके, इसी तरह से गूगल की जेमिनाई है। ओके, जेमिनाई ऐप भी सिंपली एआई की तरह ही, चैटबॉट की तरह ही काम करती है। बाद में फेसबुक की मेटा है, बाद में बिंग है माइक्रोसॉफ्ट की, ऐसे अलग अलग है। तो हम अलग अलग जगह अलग अलग उसको यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत यूज़फुल है हमारे लिए। एआई के बारे में और बताओ मैम कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे करियर कैसा अच्छा रहेगा। मतलब एआई में बहुत सारे, अभी पहले ब्रांच नहीं थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी एक अलग से ब्रांच इंजीनियरिंग के लिए हो गई है। ओके, तो इसीलिए एआई बहुत इन डिटेल एआई पढ़ना रहा तो फर्स्ट हमको एल्गोरिदम समझ में आने चाहिए। ओके, कहाँ पे वो एल्गोरिदम कैसे लगना चाहिए, उसका एनालिसिस कैसे हो रहा है, मतलब आंसर क्या प्रोवाइड करेगा। सपोज हमने क्वेश्चन सेट रेडी किए तो उसके साथ आंसर सेट भी रेडी करना पड़ता। मतलब चैटबॉट क्रिएट करना रहा तो हमको क्या, फर्स्ट तो इंक्वायरी है। सपोज मुझे एक एप्लीकेशन तैयार करना है इंक्वायरी के लिए, तो फर्स्ट हम क्या क्वेश्चन पूछते हैं, आपको किस में इंटरेस्ट है, आपका नाम क्या। तो ये सब क्वेश्चन हम प्रोवाइड करेंगे और उसके साथ सब क्वेश्चन भी। ओके, तो वो सब क्वेश्चन प्रोवाइड करने के बाद एक एप्लीकेशन तैयार करेंगे। इसमें चैटबॉट कौन सी भी वेबसाइट ओपन करो तो नीचे चैटबॉट रहता। चैटबॉट आता है। हाँ, तो वो क्या वो सभी चीजें एआई की मदद से बनती है। हाँ। ओके, मतलब एआई में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रेशर के लिए आ सकती है। हाँ। ओके, तो बेसिकली बैकएंड में तो जावा वगैरह, ऐसे जावा छोड़ के और कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज है जैसे कि वो इजी टू लर्न है हमारे। अब जैसे कि आप एबीसी में एज अ ट्रेनर काम करते हो, आईटी एक्सपर्ट, तो आपके इसमें कौन कौन से कोर्सेस है और बैकएंड के या फ्रंट एंड के, जैसे कि हम बैकएंड एक्सपर्ट बन सकते हैं या फ्रंट एंड एक्सपर्ट बन सकते ओके, हैं। बैकएंड मतलब डेटाबेस। ओके, तो डेटाबेस पे काम करना रहा तो ओनली एडवांस एक्सेल भी कर सकते हैं। मतलब और पावर बीआई है। सिर्फ पावर बीआई एडवांस एक्सेल की मदद से हम जॉब क्रिएट कर सकते हैं। ओनली पावर बीआई नहीं, मतलब पूरा हमको डेटा साइंस सीखना, डेटा एनालिसिस सीखना पड़ेगा। फिर पावर बीआई पे काम कर सकते हैं। मतलब हमको समझना चाहिए ना कि कौन सा डेटा कहाँ पे यूज हो रहा, कैसे क्रिएट करना है हमको डेटा। और कौन कौन से कोर्सेस हैं मैडम आपके, मतलब आपके जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, और कौन कौन से कोर्सेस प्रोवाइड करते हैं? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड करते हैं, सी और C++, पाइथन। बाद में सपोज स्टूडेंट को एडवांस डेटा साइंस है, फुल स्टैक है। फुल स्टैक में भी दो है, मतलब मीन यूज करके और मन यूज करके। तो दोनों भी यूजफुल है, दोनों यूज करके भी हम वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। डेटा साइंस यूजिंग पाइथन, डेटा एनालिटिक्स, इसमें भी 4-5 लैंग्वेज यूज होते हैं। तो फर्स्ट हमको पाइथन सीखना पड़ेगा, बाद में मशीन लर्निंग, फिर बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस यूजिंग पाइथन। आफ्टर दैट हम पावर बीआई भी सीख सकते हैं डेटा एनालिटिक्स में। जो फ्रेशर के है, अभी स्टूडेंट पास आउट होके निकले हैं, उनको आप क्या गाइड करोगे, क्या आप मतलब संदेश दे सकते हो? ओके, तो स्टूडेंट को फर्स्ट हम रेज्यूमे बिल्ड करना चाहिए। रेज्यूमे में हमको जो स्किल आती है वो ऐड करनी चाहिए। बाद में लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट करनी चाहिए, मतलब हमको इंटरेक्ट होना चाहिए पीपल से, मतलब वो हमको रेफर करेंगे ना,
प्रोफाइल अच्छी क्रिएट करनी चाहिए, सर्टिफिकेट गेन करना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेट प्रूफ होना चाहिए कि हमने ये स्किल्स अडॉप्ट किए हैं, और अप्लाई करते रहना चाहिए। जॉब अप्लाई के लिए प्रोफाइल्स क्रिएट करो, जैसे लिंक्डइन हुआ, naukri.com हुआ, यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट करते रहना चाहिए। ओके, थैंक यू मैडम, इतना गाइडेंस आपने हमें दिया, और बच्चों के लिए ये सभी जो आपने बातें बताई वो यूज़फुल रहेंगी। थैंक यू। थैंक यू सर। सर ने बताया कि फ्रंट एंड में कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, कौन से स्किल्स हम यूज़ कर सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है। सो थैंक यू सर।